नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। आज सुबह ही समाचार आ गया कि इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जंग शुरू हो गई। इस जंग की शुरुआत इज़राइल ने कर दी और फिर अमेरिका ने भी उसका साथ दिया। इज़राइल ने जो कार्रवाई, इसको ऑपरेशन वो कहते हैं, इसका नाम है लायंस रोर। और अमेरिका ने भी जो नाम दिया इस ऑपरेशन का, उसका नाम दिया है एपिक फ्यूरी। यानी कि जिसका ऐसा खतरनाक हद तक हमला जो सदियों तक ईरान याद रखे। ईरान ने भी ऑपरेशन का नाम दिया, जो जंग हुआ उसके साथ जो ऑपरेशन का नाम दिया फतेह खैबर। खैबर एक मदीना में जगह थी जहां पर हजरत अली ने मोटा एक दरवाज़ा तोड़कर जीत हासिल की थी। अमेरिका की ये डिमांड थी कि ईरान वो जो यूरेनियम का संवर्धन न करे, न्यूक्लियर हथियार न बढ़ाएं, और ये जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज बिल्कुल कम करें। और एक और डिमांड भी यही थी कि खुमैनी को हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ये तीनों शर्तें ईरान को मंजूर नहीं थी। मेरे कहने का मतलब है, अगर परमाणु हथियार वो छोड़ना नहीं चाहता है, उसका क्या कारण हो सकता है? कि उसकी नीयत में खोट है। वो चाहता है किसी ने एक न एक दिन अमेरिका पर भी डोमिनेंस करे, बालादस्ती हासिल करे, इजराइल पर भी करे। नहीं तो परमाणु हथियार रखने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और जो उनका ओपन जो मकसद है कि हमें जो यहूद है उसको जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है, उसको मरना ही मरना है। उस जो ये ईरान कह रहा है कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम वो चालू रहेगा, हम जो प्रोसेसिंग उसकी करेंगे, संवर्धन करेंगे, वो कंटिन्यू चलता रहे। दूसरी बात जो कहा कि मिसाइल, हम लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। यानी कि उनको इजराइल को हमला करना ही करना है, आज नहीं तो कल। यानी उनका जो स्टेटेड एम है वो चालू रहेगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि ऐसी ये जो रजीम है, अमेरिका ने कहा ये ऐसी रजीम है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वो कभी न कभी कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही सकती है। इसलिए इस रजीम को बदलना ज़रूरी है। और वहाँ उनके कारण ईरान में कम से कम 35,000 40,000 लोग मारे गए। इतना ही नहीं, और जो ईरान है वो प्रॉक्सीज के द्वारा हमेशा इजराइल को परेशान करता है। कभी हूती परेशान करते हैं, कभी हिजबुल्ला, कभी हमास। वो ये इजराइल का मानना है और अमेरिका का भी मानना है कि हमें हर 2 महीने 3 महीने के बाद मिसाइल का मुकाबला करना पड़ता है, हमें उनको रोकना पड़ता है। और हमारे खर्चे वो हमेशा चलते रहते हैं और हमारे लोग मारे जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ही बार में इस समस्या का समाधान करें। लेकिन जो वर्ल्ड पावर में अमेरिका की जो डोमिनेंस इतनी नहीं है, अमेरिका के मुकाबले रशिया भी खड़ा है। रशिया भी चाहता है कि अमेरिका ज़्यादा पावरफुल न बने तो वो ईरान की मदद कर सकता है या करता भी होगा। चीन भी चाहता है कि अमेरिका ज़्यादा पावरफुल बन गया तो हमारे लिए दिक्कत होगी। और चीन की ये समस्या है कि अगर ईरान पर जो रजीम चेंज के बाद नई रजीम आएगी, उनको तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको सस्ता तेल मिल रहा था, एक तो रूस से भी उसको सस्ता तेल मिल रहा है और चीन से वो ईरान से भी उसको सस्ता तेल मिल रहा था और उनको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था। और अगर ईरान में रजीम शासन दूसरा आने लगा तो उससे ये होगा कि अफ़गानिस्तान में भी वो जो रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह
निकालना चाहते हैं वो भी बंद हो जाएगा। यानी कि चीन को इस जंग से इनडायरेक्टली नुकसान है। ईरान इजराइल को तो डायरेक्टली नुकसान होगा ही होगा। लेकिन इस सिलसिले में देखना है कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है उन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन पर हमला किया गया। बुर्ज खलीफा के पास बम दागे गए, मिसाइल दागी गई, और कुवैत वगैरह पर भी हमला हुआ। यानी कि एक प्रकार से लग रहा है कि ईरान पहले स्टेप में पर्शियन गल्फ को बंद करना चाहते हैं, जहाँ से कि बहुत सा जो मिडल ईस्ट का तेल बाहर जाता है और उससे क्या होगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और सारी दुनिया को इस जंग से नुकसान होगा। पाकिस्तान भी चुप है क्योंकि वो फंसा हुआ कि वो ईरान का साथ दे या अमेरिका के साथ दे। लेकिन पाकिस्तान का जो पब्लिक है वो ईरान को सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो उनका मुस्लिम ब्रदरहुड का हिस्सा है। लेकिन जो मुनीर है वो अमेरिका से पैसे लिए हुआ है, उनको पता है कि पाकिस्तान अगर हम उनकी सपोर्ट नहीं करेगा तो अमेरिका हमारी जान निकालेगा। वो भी पसो पेश में नहीं है क्योंकि वो खुद भी अफगान पाकिस्तान वार में फंसा हुआ है और उनको ये लग रहा था कि उनको हम ख़त्म कर देंगे, वो कर नहीं पाए। ये जंग कहाँ तक चलेगी कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसे ऐसे मिसाइल ईरान ने दाग दिए हैं, जैसे ओर्शदिक मिसाइल, जैसे ही लगता है कि रूस ने जो उनकी लेटेस्ट मिसाइल है जिनकी स्पीड 13 मैक से लेकर 15 मैक है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से इतनी ज़्यादा 13 गुना ज़्यादा से 15 ज़्यादा गुना वो स्पीड से चलते हैं, जिसको रोकना नामुमकिन है। वो उन्होंने लिए हैं क्योंकि इजराइल में भी बहुत तबाही हो गई। ईरान में भी एक स्कूल पे हमला हुआ जिसपे 85 छात्राएं मारी गई जिनका कोई कसूर नहीं है, जो कि बिल्कुल शांति से पढ़ रही थी, जिनको न ईरान के शासन से कोई मतलब था न अमेरिका के शासन से कोई मतलब था। लेकिन यानी हालात बहुत ख़राब है। हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके वापस आते ही इजराइल ने ईरान पे हमले शुरू कर दिए। शायद जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे मोदी जी ने बात की थी और उन्होंने मोदी जी ने समझाने की कोशिश की गई है होगी कि अगर होगा तो जो मसले होंगे आप अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाओ इजराइल को, लेकिन अगर मसला होगा वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही हल होगा। क्योंकि जो भारत का ये नज़रिया है वो ये है कि पीसफुल तरीके से अगर मसला हल हो सकता है तो वो करना चाहिए। लेकिन लगता है कि दोनों साइड एडमेंट है, न ईरान झुकने को तैयार है न अमेरिका कोई लीनियंसी, कोई नरमी बरतने के लिए तैयार है। इसमें कौन मारे जाएंगे? आम लोग। जो मिडिल ईस्ट में भारत के लोग हैं लाखों में काम करते हैं, जो रेमिटेंसेस भेजते हैं। एयर स्पेस यूएई ने, कतर ने, ओमान ने बंद कर दी है, तो अब मुश्किल से ही लगता है कि कैसे जो हमारे लोग ईरान छोड़कर या पूरा मिडिल ईस्ट छोड़कर वापस आएंगे। मुझे अभी नींद भी लग रही है, लेकिन क्या करें कि अभी तक इतना हालात दुनिया में ख़राब हो रहे हैं कि वीडियो बनाना मुझे लगा कि बनाना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये वार ज़्यादा फैलेगा या रुकेगा? क्योंकि जो ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो ऐसा आदमी है जब तक वो जीत हासिल नहीं करता है तब तक वो पीछे हटता नहीं। और इससे हो सकता है कि उसको नुकसान भी हो जाए, लेकिन वो ऐसा बंदा है कि वो कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हो जाता है। यहाँ से जो खोमेनी हैं वो भी किसी भी हद तक वो
वो जो 1400 साल पुरानी जो इस्लामिक पॉलिसी है, जो अब दुश्मनों को ख़त्म करना ही करना है, जिसमें जो अल्लाह को न माने उनको भी ख़त्म करना है। इसलिए वो कहते थे कि इज़राइल को भी हमें ख़त्म करना है, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते हैं और उनको कोई जीने का हक नहीं है। ऐसी सोच वाली सरकार को भी रहना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे हालात में आम लोग निशाने पे आ जाते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस जंग में नॉन फौजी जो लोग हैं, जिनको फ़ौज के साथ कोई लेना देना, सिविलियन हैं, उनका कम से कम नुकसान हो जाए और वो सेफ रहे। तथास्तु। भारत माता की जय। वंदे मातरम।